जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान पर आधारित 215 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह वीडियो टेट, सुपर टेट, बीटीसी के साथ साथ बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने 80 प्रश्न तक हल कर लिए थे। 81वां प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सर्वग्राही कहा जाता है? मतलब किस ब्लड ग्रुप को बाकी सभी ग्रुप वाले या उस ग्रुप के लोग स्वयं ब्लड दे सकते हैं, है ना? तो ए कहता है ए, बी कहता है बी, और सी ऑप्शन कहता है ए बी, और डी ऑप्शन कहता है ओ। सही क्या है वह बताना है आपको। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें? सी, ए बी, है ना? ए बी ग्रुप ऐसा है जिसे किसी भी ग्रुप के लोग ब्लड दे सकते हैं। ए ग्रुप से भी वो ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ ग्रुप से भी ले सकता है। सर्वदाता पूछा जाए तो ओ, है ना? ओ ग्रुप ऐसा है जो सबको दे सकता है, चाहे ओ का पेशेंट होगा, ए बी का होगा, बी का होगा, या ए ब्लड ग्रुप का पेशेंट होगा। ओ वाला सबको दे सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है। सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की जानकारी किसने दी, है ना? ए विलियम हार्वे, बी कार्ल लैंडस्टीनर, और सी लुई पास्चर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। ब्लड ग्रुप के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी जानकारी कार्ल लैंडस्टीनर ने दी। बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। आगे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब है ए 120/80, बी 110/90, सी 130/80, डी 140/90। तो आप देख रहे होंगे जब आप ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, जब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है तो एक उसमें न्यूनतम दाब दिखाता है और एक अधिकतम दाब दिखाता है ना? तो उसी चीज़ को यहाँ पे बटा करके लिखा हुआ है। आपको ऊपर वाला जो है वो हाई वाला बताना है, और नीचे जो दिया हुआ है वो लो दिया हुआ है। तो स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए वो बताना है आपको। हाइड्रोलिक सिस्टोलिक की बात हो रही है। तो देखिए 120/80 ए ऑप्शन सही है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यही होता है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर है तो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि होता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। आगे चलें। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी टोकोफेरॉल, सी साइनोकोबाल्मिन, और डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। हमने इस पर भी बहुत सारा इस पर भी वीडियो बना रखा है ना? विटामिन डी के या विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, उनकी पूर्ति कैसे होती है, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है इस वीडियो में, है ना? तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व क्या है वो बताना है। रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है ए सोडियम, बी आयरन, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। ए सोडियम पहला सही है। सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है। अब आपको मैचिंग करना है, ये देखना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। प्रश्न हमेशा कुछ कंफ्यूजिंग टाइप के बनते हैं। यहाँ देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना? कई जगह लिखा रहता है कौन सा सुमेलित है। तो देखिए जो पूछा जा रहा है वही बताना है। एक तरफ विटामिन लिखा हुआ, दूसरी तरफ उसके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं। पहला कहता है विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बी कहता है विटामिन सी, उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सी कहता है विटामिन बी, उसका रासायनिक नाम थायमिन है। और डी कहता है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो इसमें कौन सा एक सही नहीं है वो बताना है आपको। तो देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, लेकिन विटामिन के टोकोफेरॉल, यह सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? बहुत आसान है, आप जानते हैं। ए ग्वाइटर, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी कहता है पोलियो। तो बताइए। ए ग्वाइटर, क्या? ग्वाइटर। अब चलते हैं 88वें प्रश्न की ओर। 88वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित होगा, एक नहीं है। जो नहीं है उसी को बताना है। एक तरफ विटामिन लिखा हुआ, दूसरी तरफ उसकी कमी से होने वाले रोग लिखे हुए हैं। ए कहता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। बी कहता है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। सी कहता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। और डी कहता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो देखिए डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन ही सही होगा कि यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है ना। चलिए निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है कौन सा विटामिन, ये बताना है आपको। विटामिन ए, बी कहता है विटामिन बी, सी कहता है विटामिन सी, डी कहता है बी एवं सी दोनों। तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी यह दोनों जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो इस तरीके से 89 का डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है। अब 90 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सुमेलित करना है, इसको भी मैचिंग कराना है। एक तरफ एक सूची में विटामिन दिया हुआ है, दूसरे में उसकी कमी से होने वाले रोग हैं, उसको आपको मैचिंग कराना है। और उसके ऑप्शन जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं, मैचिंग करा के आपको वहाँ नीचे लिखना है। देख लीजिए, अब ऑप्शन शायद आपको स्क्रीन पे सही ढंग से दिख रहे होंगे। तो विटामिन में पहले देखते हैं। ए विटामिन डी, उसकी सीध में लिखा हुआ एनीमिया। विटामिन ई, उसकी सीध में लिखा हुआ रिकेट्स। विटामिन के, उसकी सीध में लिखा हुआ रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के में की कमी में। और विटामिन बी12 में उसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम लिखा हुआ है नपुंसकता। तो अब इसको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलाना है। तो कूट नीचे दिया हुआ है ए बी सी डी के रूप में। आपको मिलाना है कि ए का कौन सा मैचिंग करेगा, बी का किससे करेगा, सी का किससे करेगा, डी का किससे करेगा। तो बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन सही है ना। सी ऑप्शन सही है। ए का दूसरा, विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। विटामिन ई की कमी से क्या होगा? नपुंसकता होगी। विटामिन के की कमी से क्या होगा? विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन बी12 की कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा, है ना। तो सी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे चलिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। वसा में घुलनशील विटामिनों की पहचान करें। पहला कहता है ए, दूसरा कहता है बी, तीसरा कहता है सी, चौथा कहता है डी, पांचवा कहता है ई और छठवां कहता है के, है ना। तो 6 विटामिन दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा है वो आपको बताना है। तो बताइए। देखिए पहला भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है और छठवां भी है ना। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही है। 91 का डी ऑप्शन सही है, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे चलिए। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है वो बताना है। ए 90 दिन, बी 120 दिन, सी 125 दिन, डी 140 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, कौन करता है वो बताना है। ए हाइपोथैलेमस, बी हृदय, सी सेरिब्रम, डी त्वचा। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, यह पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है वो बताना है। ए हाथ की, बी पाँव की, सी तंत्रिका की और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तंत्रिका है ना, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 95वां प्रश्न देखते हैं। बीडल एवं टीटम किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए, बी एक जीन एक एंजाइम धारण और सी कहता है जीन संश्लेषण, डी कहता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है बीडल एवं टीटम? ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना, तो इनके बारे में बताना है, जैव वैज्ञानिक हैं। एक जीन एक एंजाइम धारण, है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन इसके लिए सही है। अब चलते हैं 96वें प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या कहता है यह प्रश्न। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन का कार्य भी पूछा जा चुका है, तो इसे बताएं आप। ए ऑक्सीजन का वहन, बी बैक्टीरिया को नष्ट करना, सी एनीमिया का निदान और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन, है ना, पहला सही है। 97 देखते हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। ए क्लोरीन, बी लोहा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो बताइए। जी हाँ, लोहा, आयरन हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बी लोहा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ए सेरेबेलम, बी मेडुला ऑब्लोंगाटा, सी कहता है सेरेब्रम और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है वो बताइए। सेरेब्रम, सी ऑप्शन सही है, सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किडनी का मुख्य कार्य क्या है वो बताना है आपको। ए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, बी शरीर के तापमान का नियंत्रण, सी रक्तदाब का नियंत्रण, डी पाचन क्रिया में सहयोग। तो देखिए, किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलिए। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी आयरन, डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो देखिए, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों मुख्य घटक होते हैं, है ना, इसलिए इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ऊपर आपने पढ़ा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। ए वर्टिब्रा, बी स्टेप्स और सी कहता है मेटाकार्पल्स, डी कहता है फेलेजिन्स। तो सही उत्तर क्या है? स्टेप्स, है ना, बी ऑप्शन सही है। आगे चलें। निम्न में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? बड़ा आसान सा है, आप जानते होंगे। ए विटामिन बी, बी कहता है विटामिन सी, सी ऑप्शन कहता है विटामिन डी और डी ऑप्शन कहता है विटामिन के। तो तीसरा सही है विटामिन डी, है ना, यह सूर्य की रोशनी में बनता है, विटामिन डी, सी ऑप्शन सही है। 103वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विटामिन का संचय यकृत में होता है? किस विटामिन का संचय यकृत में होता है? लीवर में होता है। ए विटामिन ए, बी कहता है विटामिन बी, सी कहता है विटामिन सी, डी कहता है विटामिन डी। सही उत्तर क्या होगा? विटामिन ए, है ना, विटामिन ए का संचय यकृत में होता है, ए ऑप्शन सही है। आगे चलें। तो चलिए। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। बड़ा आसान सा प्रश्न है ना, ऑक्सीजन। लेकिन आप समझ नहीं रहे होंगे, कई बार ऐसे ही आसान प्रश्न दे दे के ही गड़बड़ हो जाता है ना। हम उसमें सोचने लगते हैं कि अरे इतना आसान तो पूछेगा नहीं, तो हम कुछ और को लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे गलती हो जाती है। तो कई बार आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य प्रश्न है तो उसका उत्तर भी सामान्य होगा। 105वें पे देखते हैं। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है वो बताना है आपको। ए कहता है 28, बी कहता है 30, सी कहता है 32, डी कहता है 34। तो बताइए।
दांतों की कुल संख्या 32 होती है। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32। 106वां प्रश्न, निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी ग्लूकोज, सी हीमोग्लोबिन और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है वो बताना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भाई। ग्लूकोज, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 107वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायरस से फैलने वाला रोग है? ए गलसुआ, बी ट्रेकोमा, सी रेबीज और डी कहता है ये सभी। तो देखिए, गलसुआ भी वायरस से फैलता है, ट्रेकोमा भी फैलता है और रेबीज भी फैलता है। तो 107 का डी ऑप्शन सही है, ये सभी, है ना। अब चलते हैं 108वें प्रश्न की ओर। 108वां प्रश्न भी वही है, मैचिंग करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ बीमारी दिया हुआ है, दूसरे में उससे प्रभावित अंग दिए हुए हैं। इसके बारे में भी हमने अलग अलग वीडियो बना के बताया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहला है क्षय रोग, प्रभावित में लिखा हुआ है कि वो त्वचा को प्रभावित करता है। बी के लिए लिखा हुआ है हैजा फेफड़ा। सी में हर्पीस जो बीमारी है वो उससे तिल्ली प्रभावित होती है। डी कहता है मलेरिया, उससे आंख प्रभावित होती है। आपको मिलाना है कि किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। उसके लिए ABCD करके 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, आपको मिलाना है, बताना है। तो कौन सा सही होगा वो बताइए। तो देखिए, क्षय रोग जो होता है वह फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी क्या करती है? फेफड़े को प्रभावित करती है ना। हैजा किसको करता है? आंतों को प्रभावित करता है। हर्पीस क्या करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। और मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है ना। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन है, तीसरा है, वह सही है इसके लिए, है ना। तीसरा इसके लिए सही है। आप ऐसे करके मिला सकते हैं, क्षय रोग से फेफड़े को मिला सकते हैं, है ना। और हैजा से किसको मिलाएंगे? हैजा से कौन प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होती है, ऐसे मिला लेंगे। हर्पीस से त्वचा प्रभावित होती है और मलेरिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे चलें, सॉरी, तिल्ली प्रभावित होती है। आगे चलें। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ए प्लाज्मोडियम, बी ट्रिपेनोसोमा, सी पास्चुरेला पेस्टिस और डी उपरोक्त सभी। देखिए, मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है ना। ये परजीवी है, प्लाज्मोडियम, उसके संक्रमण से होता है। पहला ऑप्शन सही है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, कौन है वो बताना है आपको। तो ए मादा एनाफिलीज, बी सीसी मक्खी, सी बालू मक्खी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, है ना। मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है ना। तो 110 का पहला सही है। 111वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ए फ्लू, बी कहता है मलेरिया, सी कहता है तपेदिक, डी कहता है हैजा। तो दूषित जल से क्या होता है? हैजा होता है, कालरा होता है। डी ऑप्शन सही है। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? पूछा जा चुका है यह भी कई बार, और बहुत आसान सा इसका जवाब होगा, आप जानते जरूर होंगे। ए हृदय, बी स्पाइनल कार्ड जिसको आप कहते हैं मेरुदंड, सी कहता है किडनी या गुर्दा जिसे आप कहते हैं, और डी कहता है मस्तिष्क। तो डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है वो बताना है आपको। तो डायलिसिस का प्रयोग किडनी के इलाज के लिए किया जाता है। किसके लिए? किडनी, जिसको आप कहते हैं गुर्दा, है ना। बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? ए खसरा, बी टीबी, सी चेचक और डी पोलियो। सही उत्तर बताइए। तो जो बच्चों में BCG का टीका लगता है वह टीबी के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है, टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है ना, टीबी बीमारी से। 113 का बी ऑप्शन सही है। आगे चलिए। एक्यूपंक्चर एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें आपको बताना है क्या होता है ना। एक्यूपंक्चर एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें पहला कहता है दर्द निवारण के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है एक्यूपंक्चर में। बी कहता है दर्द निवारण के लिए संबंधित अंगों में सुई चुभोई जाती है। सी कहता है पीड़ा मुक्ति के लिए शल्य क्रिया की जाती है। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो एक्यूपंक्चर जो मेडिकल पैथी है,
उसमें क्या होता है वो बताना है आपको। जी, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलें। सुमेलित करना है आपको, मैचिंग करना है। 115वां प्रश्न है। पहली सूची है, दो सूची दिया हुआ है, एक तरफ बीमारी का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उससे प्रभावित अंगों का नाम लिखा हुआ है। तो पहला कहता है कैटरेक्ट, है ना, और उसके सामने है मस्तिष्क। बी है पीलिया, उसके सामने लिखा हुआ है आंख। तीसरा है सी पायरिया, उसके सामने लिखा हुआ है यकृत। और डी कहता है मेनिंजाइटिस, इसके सामने लिखा हुआ है मसूड़ा। आपको मैचिंग कराना है ना, मैचिंग कराना है। तो उसको बताइए मैचिंग करा के किसका क्या सही होगा। तो देखिए, ए का दूसरा सही है, कैटरेक्ट से आंख प्रभावित होती है। बी का तीसरा सही है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। सी का चौथा सही है ना, पायरिया से मसूड़ा प्रभावित होता है। और डी का पहला सही है, मेनिंजाइटिस जो होता है उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इस तरीके से जो दूसरा ऑप्शन दिया होगा वह सही है ना, ये ऊपर दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन वह सही है। ठीक ना, 2341। चलिए 116वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनें। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनना है। कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो जीवाणु द्वारा होते हैं। देखिए, एक वीडियो में हमने बताया है कि जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से जीवाणु होते हैं जिनसे कौन सा रोग फैलता है, कौन से विषाणु होते हैं, उन विषाणुओं के माध्यम से कौन कौन सा रोग होता है, उसके बारे में भी वीडियो बना रखा है हमने। और उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो यहाँ आप बताएं जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है। ए मलेरिया, पहला कहता है मलेरिया, दूसरा कहता है टीबी, तीसरा कहता है कुष्ठ जिसको आप कोढ़ कहते हैं, और चौथा कहता है रेबीज, पांचवा कहता है सिफिलिस। तो इसमें से कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं वो बताना है आपको। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही जवाब बताएं। जी, सी ऑप्शन सही है ना, दूसरा तीसरा और पांचवा, टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस, ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। ए मलेरिया, बी डेंगू ज्वर, सी पीत ज्वर, डी ये सभी। तो मलेरिया भी फैलता है मच्छर से, डेंगू भी फैलता है और पीत ज्वर भी फैलता है, यानी ये सभी। 117 का डी ऑप्शन सही है, ये सभी। फिर सुमेलित करना है 118वें प्रश्न में, ध्यान से देखेंगे। एक तरफ कीट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित रोग लिखे हुए हैं। आपको ये देखना है कि किस कीट से किस रोग का संबंध है। ए में लिखा हुआ है सैंड फ्लाई, है ना, और उसके सामने लिखा है ट्रेंच ज्वर। बी में लिखा है खटमल, उसके सामने लिखा है निद्रा ज्वर रोग, निद्रा रोग। सी में लिखा हुआ है जूं, उसके सामने लिखा हुआ है कालाजार। और डी में लिखा हुआ है सीसी मक्खी, उसके सामने लिखा हुआ है कोढ़। तो आपको मैच कराना है ना। ABCD करके 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। तो ए से किसका संबंध बनेगा, बी से किसका, सी से किसका और डी के साथ किसका, ये आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, पहले का तीसरा, सैंड फ्लाई से क्या होता है, कालाजार, है ना। खटमल से क्या होगा, कोढ़, है ना। जूं से क्या है, ट्रेंच ज्वर। और डी से क्या होगा, निद्रा रोग। सीसी मक्खी से क्या होता है, निद्रा रोग। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है ना। 3 4 1 2। आगे चलें। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनना है। जो घरेलू मक्खी द्वारा रोग होते हैं उसको आपको बताना है कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है हैजा, दूसरा अतिसार, तीसरा प्लेग, चौथा तपेदिक, पांचवा फील पाँव, पील पाँव होता है ये, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा रोग ऐसा है जो घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। 119। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखिए हैजा होता है,
अतिसार भी होता है और प्लेग होता है ना। तपेदिक नहीं होता, फीलपाव नहीं होता। तो बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अब आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है वो बताना है। ए कहता है चूहा, बी कहता है बिल्ली, सी कहता है घरेलू मक्खी और डी कहता है सैंड फ्लाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, चूहा, है ना। चूहा प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक होता है। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट के ये 40 प्रश्न पूरे हुए। जिन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं या भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है, रसायन विज्ञान से संबंधित नहीं किया है या कंप्यूटर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। और अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। उस प्रैक्टिस सेट को भी देखना, उस वीडियो को भी देखना आप नहीं भूलेंगे। और सभी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करें, इससे आपको किसी भी प्रश्न को छूटने की संभावना समाप्त हो जाएगी। पता नहीं किस परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो वो सारे प्रश्न करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए जा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो प्रैक्टिस सेट पूरा देखा करें और हल किया करें, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।